स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर: यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। तुम्हें एक प्रकाशहीन दुनिया में विकसित होना चाहिए जहां हर वस्तु एक घातक प्रक्षेप्य हो। तो तुमने अपनी ताकत के बारे में झूठ बोला कि तुम किसी इक्के को छेद में ही रख सकती हो। प्लूटो ने अपनी कैंसर स्टिक से खेलते हुए पूछा। यह समझदारी की बात है, खासकर अजनबियों के साथ। मैं तुम्हारी सावधानी की सराहना करता हूं। मुझे लगता है तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं, प्रिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अरुण ने उसे कोहनी मारी। तो फिर यह वास्तव में कैसे काम करता है? प्लूटो ने पूछा। जब मैं समय को स्थिर कर देता हूं तो मैं असल में किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में कूद जाता हूं, आमतौर पर मौत से बचने के लिए। अर्जुन ने झूठ बोला। एक वैकल्पिक दुनिया जो मेरे बहुत करीब है। मैं उस दुनिया के मैं के साथ अतिव्यापी हो जाता हूं और हम एक हो जाते हैं। अर्जुन को उम्मीद थी कि इसका खंडन किया जाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाह, कमाल है। मीरा बेहोश सी हो गई। क्या इसका मतलब है कि तुम औरत बन सकती हो? जैसे कि अपने ही एक अलग रूप यानी लड़की के साथ घुल मिल जाना। यह कैसे होता है? एक बार मैंने 3 महीने चीनी भाषा में बिताए, अर्जुन ने झूठ बोला। जितना बड़ा उतना अच्छा। और मैं 2 बार अमेरिकी बन गया। रुको, ऐसे ही तो तुमने ताश में चीटिंग की थी। प्रिया ने तुरंत जरूरी बात पर ध्यान दिया। साले, जब भी तुम्हारा हाथ खराब होता था तुम तो दुनिया ही बदल देते थे। यह तो दिलचस्प है, अरुण ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा। इससे कैसीनो में आपकी कुछ टिप्पणियां एक नई रोशनी में आ जाती हैं, मीना शर्मा ने कहा। यह शंकर के बारे में भी बताता है। शंकर? वल्कन ने भौहें चढ़ाईं। एक रेडियो जो समय के पार सुनता है? एकाधिक भूतकाल, अर्जुन ने सुधारा। तुम्हारा एक से अधिक अतीत नहीं हो सकता, प्रिया पृष्ठभूमि में बड़बड़ाई। एक ऐसा रेडियो जो वैकल्पिक समय रेखाओं में जा सकता है। जितना ज्यादा वह उसकी तकनीक पर गौर करती उतना ही ज्यादा वल्कन उससे मोहित होता। यह कैसे काम करता है? यह वास्तव में जटिल है, लेकिन मैं एक जीनियस हूं, उसने अर्जुन को बीच में टोकते हुए कहा। यह कैसे काम करता है? प्रेक्षक प्रभाव मेरे आत्मसंतुष्ट मित्र, अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। ज्यादा विस्तार से बताने को तैयार नहीं। प्रेक्षित अवस्था प्रेक्षण विधि के आधार पर बदलती रहती है। क्या यह अतीत की घटनाओं के साथ काम करता है? वल्कन की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह अंतर्निहित सिद्धांत को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस बीच प्लूटो का चेहरा समझ से परे था। आखिरकार उसने एक शब्द कहा, ठीक है। वाह, तुम लोगों ने मेरी सोच से कहीं बेहतर तरीके से इसे लिया, अर्जुन ने स्वीकार किया। जब मैं ऐसा कहता हूं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं उनकी टांग खींच रहा हूं। मेरी भतीजी मिनर्वा समानांतर ब्रह्मांडों के साथ बातचीत कर सकती है, हालांकि वह नीली है। मुझे आश्चर्य है कि आपकी क्षमताएं आपस में कैसे बातचीत करेंगी। दिलचस्प हो सकता है। अंडरबॉस ने कुरियर को बिल्कुल नए नजरिए से देखा और समझने की कोशिश की। तो मुझे जो असामान्य उम्र का आभास हो रहा है, क्या वह इसलिए है क्योंकि तुम अपनी प्रतियों के साथ घुल मिल जाते हो और तुम्हारा आध्यात्मिक भार बढ़ जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उसका एक अलग संस्करण चिह्नित किया हो? स्पैरो ने कहा। और आपकी शक्ति उसकी छलांगों के दौरान उसके साथ रही? हो सकता है, उसने माना। हालांकि मैंने उसे निशान लगाया था। यह एक चेतावनी है। तुम हर जीनोम को चिह्नित करते हो जिससे मिलते हो, वल्कन ने बेरुखी से कहा। सच कहूं तो यह बहुत अश्लील है। प्लूटो ने ताने को अनसुना कर दिया और अर्जुन को गौर से देखा, जिसने भी उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी कार में कोई उपकरण तो नहीं है, इसकी तलाशी लो, उसने अपने साथियों को आदेश दिया। मैं अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। स्पैरो ने प्लायमाउथ फ्यूरी की उतनी ही बारीकी से जांच की
जितनी उसने अर्जुन के शरीर की जांच की थी, सीटों के नीचे डिक्की और छिपे हुए डिब्बों की तलाशी ली, उसे इन चीजों का स्पष्ट अनुभव था। इस बीच वल्कन ने शंकर की जांच की और कई चैनलों की जांच की। जब उसने कार का हुड खोला और अंदर देखा तो स्पैरो का ऊबा हुआ चेहरा पहले उलझन में फिर आश्चर्य में बदल गया। हे भगवान, क्या? मीना शर्मा ने अंदर झांका और फिर डर के मारे चीख पड़ी। उसके कंधे पर बैठा चूहा इतना चौंका कि जमीन पर गिर पड़ा। अरुण तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा, उसे गोद में उठाया और कार के हुड की तरफ देखते हुए भौहें चढ़ा दी। बेशक सब लोग अंदर झांकने के लिए इकट्ठा हो गए, जिससे अर्जुन की उलझन और बढ़ गई। ऐसी प्रतिक्रिया क्यों? यहां तक कि शांत प्लूटो ने भी भौहें चढ़ा दी और प्रिया के पास शब्द नहीं थे। क्या बकवास है? अर्जुन! अरुण ने कुरियर वाले को ऐसे देखा जैसे वह विक्षिप्त हो। आपकी कार के अंदर दिमाग क्यों है? अर्जुन ने कार के हुड के नीचे झांका और समझ गया कि उनका क्या मतलब था। इंजनों के नीचे और हीट पंप के पास एक छिपा हुआ दरवाजा था, जिसे स्पैरो ने खोल दिया था, जिससे हरे तरल पदार्थ से भरे जार में तैरता हुआ एक लंबा मस्तिष्क दिखाई दिया, जिसकी रीढ़ केबलों से जुड़ी हुई थी। अरे! अर्जुन ने अपने बाल खुजलाते हुए कहा, मैं तो यह बात बिल्कुल भूल ही गया था। फिर पूछूंगा। अरुण की आवाज एकदम ठंडी हो गई थी। मीना शर्मा अपने बॉयफ्रेंड के पीछे छिप गई थी। तुम दिमाग क्यों रखते हो? यह स्टोरेज में नहीं है, यह मेरी कार से जुड़ा है। मतलब आपको क्या लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग कैसे काम करती है? शंकर, आपको लगता था कि यह जादू है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता? सच में अरुण को अर्जुन के पास एबम रखने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने दिमाग से चलने वाली कार पर अपनी सीमा तय कर दी। इसमें तर्क कहां था? यह तो बहुत गड़बड़ है, प्रिया मन ही मन बुदबुदाई। तुमने एक बिल्कुल अजनबी को अगवा करके उसका दिमाग निकाल लिया क्योंकि तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सका। ओह, मैं समझ गया कि मामला क्या है। अर्जुन ने हाथ उठाए। तुम्हें लगता है कि मैंने एक डरावने कुबड़े असिस्टेंट की मदद से बेघर लोगों को सड़कों से उठा लिया था और उसका नाम इगोर था? प्लूटो और वल्कन के बारे में यह बात कुछ यूं कह रही थी कि वे इस संभावना से परेशान होने के बजाय ज्यादा उत्सुक लग रहे थे, और मीरा मंत्रमुग्ध होकर मुस्कुराती रही। यह प्यारा लगना चाहिए था, लेकिन अब यह बिल्कुल परेशान करने वाला लग रहा था। यह इंसानी दिमाग नहीं है, वल्कन ने बताया। इसका आकार ठीक नहीं लग रहा। यह मंटारे के दिमाग जैसा दिखता है, लेकिन नहीं, मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। इसके कुछ हिस्से साफ तौर पर कृत्रिम हैं। यह देसी है, अर्जुन ने जवाब दिया। पूरी तरह से सिंथेटिक। इसे समझाओ, प्लूटो ने कहा। अभी। मैंने पहले जीनियस के लिए कुछ काम किए थे और आमतौर पर वे मुझे नकद के बजाय तकनीक से भुगतान करते थे, मेरे एबम की तरह। इस पर उसे कई लोगों ने गुस्से से घूरा, सिवाय वल्कन के, जिसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। कुरियर ने काम जारी रखा। प्रसंस्करण क्षमता की कमी के कारण मैं शंकर को काम नहीं करवा पा रहा था और मैं चाहता था कि मेरी कार खुद चले। एक ग्राहक ने दोनों समस्याओं को एक साथ हल करने का प्रस्ताव रखा। अपनी कार में दिमाग लगाकर? प्रिया ने भावशून्य स्वर में कहा। अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी एक विशेषज्ञता वेटवेयर कंप्यूटरों में थी। उसके पास सैकड़ों दिमाग जार में भरे थे। वह उन्हें गांजे की तरह उगाता था। तो यह संवेदनशील नहीं है? मीना शर्मा ने चिंतित चेहरे से मस्तिष्क के पदार्थ को देखते हुए पूछा। यह सिर्फ एक कंप्यूटर है। जाहिर है यह कोई चेतना नहीं है, अर्जुन ने विरोध किया। तुम्हें लगता है कि अगर मेरी कार के अंदर कोई असली इंसान होता तो मैं अपनी कार के साथ जो कुछ भी करता हूं उसका आधा भी नहीं कर पाता? क्या तुम मुझे जंगली समझते हो? किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। अरुण ने अपनी बाहें क्रॉस करके रखीं। मुझे नहीं पता कि इस बारे में कैसा महसूस करूं। मैं भी नहीं, उसकी प्रेमिका ने स्वीकार किया। प्लूटो, जो अब तक बिल्कुल शांत थी, ने अपना धुआं लॉन पर फेंका और वल्कन की तरफ देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अपनी कार पर साफ तौर पर कई जीनियस से काम करवाया था और मुझे लगता है कि मुझे दिमाग से जुड़ा एक छोटा कण त्वरक दिखाई दे रहा है। हथियार डिजाइनर ने कार का हुड बंद करने से पहले जवाब दिया। मुझे सब कुछ देखने में कुछ दिन लगेंगे,
लेकिन मुझे शक है कि उसके किसी भी उपकरण का इस्तेमाल याददाश्त में हेरफेर के लिए किया जा सकता है। मैं समझ गया, प्लूटो ने अर्जुन की ओर मुड़ते हुए कहा। रॉय, कौन? अभी तुम प्रोबेशन पर हो। मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें संदेह का लाभ देती हूं। मुझे वापस मत बुलाना। उसने फिर वल्कन की तरफ देखा। नेहा, वह तुम्हारा है, तुम जो चाहो करो। अगर उसने कोई गलती की तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। अरुण पृष्ठभूमि में थोड़ा निराश लग रहा था। शायद उसे लग रहा था कि वह अर्जुन को उसके अपने वरिष्ठ अधिकारी के विभाग में नियुक्त कर देगी, लेकिन वह जानता था कि उस खतरनाक औरत को मुंह तोड़ जवाब देना ठीक नहीं होगा। बिना एक शब्द या अलविदा कहे प्लूटो ने मामला सुलझ गया, समझा और अपनी कार की ओर चल दिया। जल्द ही मिलते हैं। मीरा ने सबको हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जबकि वह और स्पैरो लैम्बोर्गिनी की ओर चल पड़े। संकट टल गया। उनके जाते ही वल्कन ने अर्जुन को तुरंत खरीदने की कोशिश की। ठीक है, 3000। उसने अचानक कहा, कुरियर वाले के लिए अपनी नई भावनाओं को दबा नहीं पाई। मेरे लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करना और मुझे तुम्हारे खरगोश की जांच करने देना। क्या एक खिलौना दिमाग से चलने वाली कार से ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है? मीना शर्मा ने अरुण से फुसफुसाते हुए पूछा, जिसने कंधे उचका दिए। उसने बहुत पहले ही इस स्थिति को समझने की कोशिश करना छोड़ दिया था। 3000 प्रति माह? अर्जुन इस प्यारे से प्रस्ताव पर आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। वाह, तुम तो सस्ते हो। प्रतिदिन? वल्कन ने कुरियर को सही किया। आधा नकद आधा वायर्ड। अर्जुन ने बस एक भौं उठाई। प्रिया तो वहीं स्ट्रोक से लगभग मर ही गई थी। रोज? उसके लिए? वो ताश में चीटिंग करता है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कवच खुद बना दूंगा, बाकी सब कुछ जो तुम चाहोगी। वल्कन ने मिनियॉन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा। ड्रग्स तुम्हारे अंडकोश तोड़ने के लिए काफी वेश्याएं तुम्हारी अपनी निजी लैब, और हां, तुम्हारी लड़की। तुम कब्जों पर तेल लगा दो, दरवाजा खुल जाएगा, अर्जुन ने जवाब दिया। पहले मेरा मुख्य कार्य पूरा करो, फिर हम अन्य कार्यों के बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, वल्कन ने उसके कवच की ओर बढ़ते हुए कहा। हम जा रहे हैं। चंद्रमा की ओर? अपने दोस्त को? वल्कन ने ऐसे जवाब दिया जैसे कोई बेवकूफी भरी बात कह रहा हो। मेरे सूट के कॉकपिट में एक दूसरी सीट है, तो उसमें चढ़ जाओ। अंत में वह अंततः कृष से मिलने जा रहा था। जब वल्कन ने कहा कि उसके कॉकपिट में दूसरी जगह भी है, तो अर्जुन ने सोचा कि पीछे उसकी अपनी बेबी सीट होगी। लेकिन जैसा कि पता चला, जीनियस को कारों से ज्यादा मोटरसाइकिल डिजाइन पसंद थे। लोग बातें करेंगे, अर्जुन ने वल्कन को कमर से पकड़ते हुए कहा। जैसे ही मशीन तेज हुई, उसने अपनी छाती उसकी पीठ से सटा दी। उस पागल औरत ने अपने कॉकपिट को मोटरसाइकिल की तरह डिजाइन किया था। आगे स्क्रीन और कंप्यूटर इंटरफेस लगे थे। बेंच सीट पर 2 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जगह की कमी के कारण अर्जुन को पायलट पर झुकना पड़ा। यदि बाहरी लोग उन पर नजर रख सकें, तो संभवतः उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति संदिग्ध लगेगी। उन्हें जाने दो, वल्कन ने जवाब दिया। समुद्री दबाव के कारण मशीन अपने कमजोर हिस्सों की रक्षा के लिए किसी वैकल्पिक मोड में चली गई थी। अपने जोड़ों को सिकोड़ रही थी, कैमरों को ढाल रही थी और नेविगेशन के लिए केवल सोनार और थर्मल सेंसर का इस्तेमाल कर रही थी। बाहर से कवच धातु के एक भारी टुकड़े जैसा लग रहा होगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि डिजाइन का चुनाव दिलचस्प है। सूट को ऊर्जा देने वाली फ्यूजन प्रतिक्रिया की हल्की आवाज सुनकर अर्जुन ने कहा, क्या यह व्यक्तिगत पसंद थी या डायनेमिक्स के विशिष्ट सैनिकों को द्रव्यमान के केंद्र को निशाना बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? वल्कन ने उसे बीच में ही रोक दिया। अर्जुन ने देखा था कि जब भी मौका मिलता था, वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में बहुत रुचि रखती थी। चूंकि ज्यादातर कवच कॉकपिट वहीं स्थित होते हैं, इसका मतलब है कि लड़ाई में दुश्मन आमतौर पर सीधे आपके महत्वपूर्ण अंगों पर गोली चलाते हैं। मैं इसकी भरपाई ज्यादा मजबूत ढाल से करता था, लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ते हैं जो टैंकों पर बेंच प्रेस कर सकता है, तो यह काफी सीमित होता है। मैं समझ गया। अर्जुन को एहसास हुआ, जैसे ही उसने मशीन की गति धीमी होते महसूस की। आपके मौजूदा डिजाइन में कॉकपिट असल में कंधों के बीच में है, यानी उस जगह से दूर जहां ज्यादातर सैनिक गोली चलाते हैं।
इससे मुश्किल में सफलतापूर्वक बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आपको कॉकपिट की जगह भी कम करनी होगी ताकि फ्रेम ज्यादा भारी ना हो जाए। मैं ज्यादातर सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए एक न्यूरल इंटरफेस का इस्तेमाल करती हूं, उसने जवाब दिया और थोड़ी देर के लिए अपने बालों में हाथ डाला। अर्जुन ने उसके जूड़े के नीचे किसी तरह का काला कपाल प्रत्यारोपण छिपा हुआ देखा। इससे कॉकपिट में आपातकालीन सिस्टम को छोड़कर बाकी सभी सिस्टम की जरूरत खत्म हो जाती है। ओह, तो इससे समझ आ गया कि वह दूर से ही अपने सूट पर कैसे नियंत्रण रख सकती थी। अर्जुन उसकी पहुंच के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि यह इतनी नजदीकी असहज शारीरिक निकटता के बदले में एक समान सौदा है। अगर तुमने मुझे छूने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी, उसने उसे चेतावनी दी। मैं अभी से तुम्हारा लिंग अपनी पीठ पर महसूस कर सकती हूं। अरे, जब तुमने कहा था कि तुम आसानी से कर सकते हो तो तुम मजाक नहीं कर रहे थे। आप नहीं चाहते कि मैं अभी कठिनाई को हार्ड मोड में अपग्रेड करूं? वल्कन इस गंदे शब्दों के खेल पर हंसा। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब किसी ने उसके नाजुक अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाई तो हिंसक जीनियस बहुत प्यारी लग रही थी। तुम बिल्कुल बेशर्म हो, उसने कहा। और देखो, मुझे तो लगा था कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। हां, मैं कभी उससे प्यार करता था, अर्जुन ने स्वीकार किया, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। खैर, कृष के प्रति उसकी श्रद्धा वर्षों से कम नहीं हुई थी, लेकिन अर्जुन अब उससे प्रेम नहीं करता था। उसके अतीत में प्रेम संबंध रहे थे जो समय के साथ मिट गए। इस समय कुरियर किसी ऐसे दोस्त, यहां तक कि किसी परिचित से भी समझौता कर सकता था जो उसे पहचान सके। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ उसका ऐसा रिश्ता हो जो समय के साथ उसकी अंतहीन यात्राओं में भी बना रहे, चाहे वह कितना भी नाजुक क्यों ना हो। अर्जुन को बस एक ऐसा चाहिए था जो उसका अकेलापन दूर कर सके, न ज्यादा न कम। कुरियर ने आह भरी। समुद्र के नीचे कई किलोमीटर चलने से उसे उदासी हो रही थी। क्या हम अभी तक वहां पहुंचे? क्या आप हर मिनट यही पूछते रहेंगे? हां, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते। यदि आप इसे फिर से पूछेंगे तो आप किसी अन्य ए प्लेस को अलविदा कह सकते हैं, उसने जवाब दिया। क्या तुम मेरे पास आ रहे हो? जीनियस ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मशीन हिल रही थी। अर्जुन ने अंदाजा लगाया कि वे कहीं उतर गए होंगे। क्या हम? उसने कहा। वल्कन ने अपने कंधे के ऊपर से उसे घूरते हुए कहा, अब तक दोस्त हैं। तुम्हें जरूर मरने की इच्छा होगी, जीनियस ने कहा, कॉकपिट की छत हिलती हुई। और सच तो यह है कि हम यहां हैं। आखिरकार कुरियर के ऊपर एक छोटी सी सीढ़ी के साथ एक दरवाजा खुला था। अर्जुन को धातु के सूट के बाहर एक लाल लैंप दिखाई दे रहा था जो जंग लगी छत के अंदर रखा हुआ था, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं यहीं इंतजार करूंगा, बाकी काम निपटाऊंगा, वल्कन ने कहा जैसे ही अर्जुन कॉकपिट से बाहर निकलने लगा। चूंकि तुम लोगों को कुछ समय अकेले चाहिए, बस ज्यादा देर मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तुम एक बड़े निवेश को समुद्र में मीलों नीचे फंसाकर छोड़ दोगे? अर्जुन ने जीनियस की तरफ सिर हिलाते हुए सोचा। शुक्रिया, तुमने अपना काम किया, मैंने अपना। मैं कोई फेंक नहीं हूं अर्जुन। खैर, मैं अपनी बात पर अड़ी रहने वाली औरत की कद्र जरूर करता हूं। अर्जुन को यह बात थोड़ी उदास कर गई, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में वह इन सभी खोज अभियानों को नजरअंदाज कर दे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अब हालात कैसे बदलते हैं। उसे संतुलन बनाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कुरियर मशीन से बाहर निकला और सूट के ऊपर खड़ा हो गया। कमरा एक एयरलॉक जैसा लग रहा था, हालांकि इतना बड़ा कि उसमें वल्कन के सूट जितना बड़ा कुछ भी समा सके। अर्जुन के चारों ओर स्टील की दीवारें थीं, जो बाहर के समुद्री दबाव को झेलने के लिए पर्याप्त मोटी थीं। वल्कन की मशीन पानी के एक गड्ढे में अपने बूटों के साथ खड़ी थी। पीछे की तरफ विशाल बंद गेट और सामने की तरफ एक छोटा सा इंसानी दरवाजा। एक लैंप से मंद लाल रोशनी आ रही थी, लेकिन अर्जुन को कोई कैमरा नजर नहीं आया। समीर? उसने पूछा, मशीन से उतरकर गड्ढे में कूदने से पहले। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह छोटे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे पीछे से आती हुई आवाज सुनाई दी। दरवाजा अपने आप खुल गया, एक स्वचालित मशीन की मदद से। अर्जुन सावधानी से समुद्र के नीचे बने एयरलॉक से बाहर निकला
और एक अपार्टमेंट में पहुंचा। खैर, यह एक अपार्टमेंट जैसा लग रहा था, हालांकि इसमें बहुत कम साज सज्जा थी। यह लगभग 50 मीटर वर्ग का था, जिसमें एक मुख्य विश्राम कक्ष, एक छोटा रसोई घर और दरवाजे थे, जो अर्जुन को लगता था कि एक शयन कक्ष और स्नान घर की ओर खुलते थे। दीवारें नीले और लाल रंग से रंगी हुई थीं, जो उसके पसंदीदा रंग थे। पूरे स्थान में उसकी उपस्थिति की गंध फैल गई। जमैका का वो केकड़ा कहाँ है जो जरूरत पड़ने पर गाना गाए। अर्जुन ने मन ही मन सीटी बजाई, क्योंकि उसे यह जगह बहुत खामोश लग रही थी। फिर भी उसे आसपास कोई स्टीरियो नहीं दिखा। कुरियर रसोई की ओर बढ़ा तो उसकी नजर एक फ्रिज पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो अर्जुन को सीधे समुद्र से लाए गए कई स्वादिष्ट व्यंजन मिले। केकड़े, मछलियां, शैवाल। ऐसा लग रहा था जैसे परिसर के किसी दूसरे हिस्से से खाना लाने वाली एक ट्यूब लगी हो। कुरियर ने इसके बाद सिंक को परखा। वह बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन जाहिर था कि हाल ही में उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। समीर, तुम कहां हो? अर्जुन फिर मुख्य विश्राम कक्ष की ओर बढ़ा, जो एक सोफा और प्लास्टिक की मेज से बना था। टीवी की बजाय मुख्य कक्ष का सोफा एक विशाल बरामदे के सामने था, जहां बैठकर लोग बाहर की दुनिया देख सकते थे। यानी एक ऐसा गहरा समुद्र अथाह गड्ढा जो सबसे काली रात जितना अंधेरा था। मजबूत शीशे के दूसरी ओर अजीब मछलियां देख रही थीं, शायद उत्सुकता से या उस अजीब घर की गर्माहट से आकर्षित होकर। कुरियर ने मेज पर पुस्तकों का ढेर देखा, जिसमें विंटमिल, ल्यूस सूस लेसमेयर्स भी शामिल थी। ठीक वही पुस्तक जो क्रिश को इतने साल पहले वेनेजिया में मिली थी। साथ ही कार्ल मार्क्स द्वारा संकलित दास कैपिटल और हेगेल की एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑन ऑफ राइट भी थी। कुछ चीजें कभी नहीं बदलीं। हालांकि कुरियर को उस मिनी लाइब्रेरी के पास बड़ी मात्रा में दवाइयां भी दिखीं, जिससे वह हैरान रह गया। अर्जुन ने जल्दी से उनका विश्लेषण किया और पहचान की कि ये उत्पाद डायनामिस द्वारा निर्मित अवसादरोधी और चिंता निवारक हैं, और वो भी शक्तिशाली। अर्जुन को क्रिश की स्वचिकित्सा उपचार की विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अस्वास्थ्यकर था। जैसे ही कुरियर पोर्टहोल के सामने से गुजरा और उसमें से झांका, उसने अंधेरे में रोशनी के दूसरे स्रोत देखे। गौर से देखने पर वे गोलाकार संरचनाओं में बने दूसरे पोर्टहोल से आ रहे थे, जो खाई के बिल्कुल नीचे एक अंडे के घोंसले की तरह थे। गलियारों का एक जटिल समूह इन संर क्यों बनाए? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, नहीं अपनी आवाज से, बल्कि उसका शरीर बोल रहा था। उसके कांपते हाथ अर्जुन की उपस्थिति में उसकी बेचैनी। तुम... कुरियर को यकीन नहीं हुआ। तुम मुझसे डरते हो? नहीं, उसने कहा। यह है बस, तुम्हारी मौजूदगी है। तुम्हें पीटीएसडी है? अर्जुन ने लक्षणों को पहचानते हुए दवाओं के ढेर पर नजर डाली। अचानक सब कुछ समझ में आने लगा। मैं तुम्हें बुरे दिनों की याद दिलाता हूं। मैं तुम्हें ब्लड स्ट्रीम की याद दिलाता हूं। मैं एक खुला जख्म हूं। रीरी तुम्हारी शक्ति। कृष्ण ने सिर हिलाया। इसने तुम्हारे दिमाग पर कुछ असर डाला है। मैं देख सकता हूं। तुम स्थिर नहीं हो। तुम्हारा व्यवहार यह किसी समझदार इंसान जैसा नहीं है। कृष्ण, मैं पागल नहीं हूं। अर्जुन ने विरोध किया। मुझे बस मजाक समझ आ गया है। तुम्हें कुछ नहीं मिलता, उसने कुरियर वाले पर आरोप लगाया। तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। तुमने उसे मार डाला? ये शब्द समुद्र के नीचे की आवाज में गूंज उठे और एक अजीब सी खामोशी छा गई। तुम कार्निवल को हमारे पास ले आए, कृष्ण ने उस पर आरोप लगाया। तुमने ट्रिगर नहीं दबाया, बल्कि बंदूक ले आए। मैंने किया, अर्जुन ने स्वीकार किया। उसके पास अपने फैसले पर विचार करने के लिए अनंत काल था, और यह करना ही था। मुझे बस यही अफसोस है कि इसने हमें सालों तक अलग रखा। और भी खामोशी। कृष्ण अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कभी माहिर नहीं था, लेकिन इतने सालों में उसकी सामाजिकता और भी बिगड़ गई थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसके पास बात करने के लिए कोई है भी। कृष्ण, कुरियर ने कहा, तुम्हारे पिता कभी ठीक नहीं होने वाले थे और एक दिन वे तुम्हें मार ही डालते। उन्होंने लगभग मार ही डाला था। मैंने जीनोम की प्रकृति का अध्ययन करते हुए वर्षों बिताए इस मनोरोग की स्थिति का समाधान ढूंढने की कोशिश की। देखें कि क्या मैं इसे ठीक कर सकता था, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है।
या कम से कम मेरे पास जो साधन हैं उनसे तो कोई इलाज नहीं बना सकता। समय और कारणता पर अपनी अपार शक्ति के बावजूद अर्जुन ने भी 2 अमृत लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये शक्तियां केवल जीन हेरफेर से कहीं अधिक बड़े स्तर पर काम करती हैं। एक और अमृत उसकी मूल शक्ति को उत्परिवर्तित कर देगा, शायद एक और सुरक्षा बिंदु बना देगा, या उसे हमेशा के लिए पागल कर देगा। अगर अर्जुन कभी ब्लड स्ट्रीम जैसा मनोरोगी बन गया, अपने सुरक्षा बिंदु के साथ तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। यह उसके और अनगिनत अन्य लोगों के लिए एक अंतहीन दुःस्वप्न होगा। मुझे पता है, कृष्ण ने स्वीकार किया। मुझे पता है, लेकिन वो फिर भी मेरे पिता थे। ये तुम्हें चुनने का मौका का नहीं था। अर्जुन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और एक पल के लिए उसे गौर से देखा। फिर उसने अपनी टोपी और नकाब उतार दिया ताकि वह उसका असली चेहरा देख सके। मुस्कान के पीछे छिपी गहरी उदासी। मैं माफी मांगता हूं, अर्जुन ने कहा, और वह सच भी था। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और फिर नजरें हटा लीं। अपनी नजरें नहीं रोक सका। यह दृश्य ऐसे ड्रेन के चाकुओं से भी अधिक पीड़ादायक था। उन्होंने अपनी मुख्य खोज के अंत को देखा, और यह कोई सुखद अंत नहीं था। तुमने यह जगह क्यों बनाई? अर्जुन ने उस जगह की ओर देखते हुए पूछा। शायद कोई ऐसी बात थी जो उसने नजरअंदाज कर दी थी, कोई ऐसी बात जो उसकी दोस्ती को बचा सकती थी। मेरे लिए, उसने कहा। फिर दूसरों के लिए? ऊपर वाले अनाथ, अर्जुन ने अंदाजा लगाया। यह जगह उन्हीं के लिए है। हां, उसने दरवाजे के छेद से दूर की रोशनियों को देखते हुए कहा। जब यह पूरा हो जाएगा तो मैं इन्हें यहां लाना चाहती हूं। इन्हें एक ऐसी जगह दो जहां ये रह सकें। फिर से शुरुआत करो, इसे सही बनाओ। कृष, तुम दुनिया से पीछे नहीं हट सकते, चाहे वह कितनी भी कठोर और बेतुकी क्यों ना हो, अर्जुन ने कहा। वरना तुम अपना एक हिस्सा भी खो दोगे। अपनी तरफ देखो। तुम कितने दुखी हो कृष। तुम इस तरह जीकर खुश नहीं हो। रीरी ऊपर उनके लिए या मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कृष्ण ने तर्क दिया। बस हिंसा है। पागल और ताकतवर कमीने उस छोटे से आदमी को लात मार रहे हैं। मुझे लगा था कि बमों ने सब कुछ मिटा दिया है, लेकिन 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद हालात जस के तस हैं। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो चलो इसे बेहतर बनाते हैं, अर्जुन ने कहा। मैं मदद कर सकता हूं। मेरे पास इसे ठीक करने के लिए पूरी दुनिया है। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। मैं पहले से ही इसे ठीक कर रहा हूं। मैं एक नई बेहतर जगह बना रहा हूं, एक ऐसी जगह जहां सब बराबर हों। नहीं, तुम भी अपनी समस्याओं से भाग रहे हो जैसे मैं भाग रहा था, अर्जुन ने तर्क दिया। दवाएं दर्द कम तो कर रही हैं, पर उसे दूर नहीं करेंगी। चाहे तुम कितनी भी बार यही प्रक्रिया दोहराओ, नतीजा नहीं बदलेगा। न ही यह जगह तुम्हारी मदद करेगी। यह डूबी हुई है। तुम सचमुच डूब रहे हो कृष। उसने हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, कुरियर ने उससे विनती की। कभी तुम दुनिया घूमना चाहती थी। हम कर सकते हैं। साथ घूमो और क्षितिज के पार देखो। अब भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूं। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। कृष्ण ने उसकी उंगलियों को देखा और लंबे पीड़ादायक पलों के लिए वह उसका हाथ थामने के लिए ललचाती रही। काश तो उनके अकेलेपन के दिन आखिरकार खत्म हो जाते, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह अपने डर से पीछे हट गई। यह दृश्य देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं होगा। वह बहुत आहत थी, बहुत घायल थी, इसलिए जोखिम नहीं उठा सकती थी। उनकी दोस्ती एक पुराना जख्म थी। उसे डर था कि कहीं फिर से ना उगाए और उसे समुद्र में और गहराई में न डुबो दे। वह तो बस हालात को और बदतर बना रहा था। दुनिया बेतुकी है, अर्जुन ने घोषणा की, लेकिन यह निराशाजनक नहीं है। वह उलझन में पड़कर उसकी ओर देखने लगी। मैंने 10,000 बार एक ही स्थिति का सामना किया है और हर बार एक अलग चुनाव किया है, उन्होंने समझाया। अगर सब कुछ निराशाजनक था तो कुछ भी नहीं बदलना चाहिए था। एक अकेला आदमी कोई बदलाव नहीं ला सकता है ना। यही तो नियतिवाद है। खैर, नियतिवादी कायर और रोने वाले बच्चे होते हैं। मेरे हर चुनाव का नतीजा अलग रहा। कभी कभी इससे बहुत कम बदलाव आया, कभी कभी
इससे सब कुछ बदल गया। कभी कभी मैंने लोगों को मार डाला और कभी कभी मैंने उन्हें बचाया। कहां? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आखिरकार मेरे फैसलों ने चीजें बदल दी, अर्जुन ने कहा। भले ही मैं अकेला ही था जो इसे देख पा रहा था। बदलाव बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदलाव तो होता ही है। हां, बुरी चीजें अक्सर बिना किसी वजह के होती हैं, और कभी कभी अच्छी चीजें भी। हालांकि न्याय की गारंटी नहीं होती, लेकिन न्याय संभव है। किसी का किसी चीज पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके कामों का कोई असर नहीं होता। इसलिए कृष्ण, कृपया यह मत कहना कि यह निराशाजनक है। अगर समय यात्रा ने मुझे कुछ सिखाया है तो वह यह है कि सब कुछ बदल सकता है और एक आदर्श अंत हमेशा आपकी पहुंच में होता है। समय यात्रा। अपनी समस्याओं का बोझ उस पर डालने के बजाय अर्जुन ने रॉय का मुखौटा और टोपी वापस पहन ली और हैच के दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, भले ही वह हिचकिचा रही थी। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, कृष, मैं खुशी ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा, उसने अपने पुराने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा नहीं करोगे। अर्जुन चला गया। उसके शांत कदम समुद्र के नीचे गूंज रहे थे। यह नए रोम में एक नया उज्जवल दिन था। सूरज उग रहा था, गोलियां चल रही थीं, चूहे गा रहे थे। अरुण के अपार्टमेंट की बालकनी में साधारण कपड़ों में दाहिने हाथ में कॉफी मग लिए खड़े अर्जुन ने उस जगह पर छाए चूहों पर नजर डाली। मीना शर्मा के चूहे मानो कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, जबकि क्षितिज के पार भोर हो रही थी और उनमें अविश्वसनीय लचीलापन दिखाई दे रहा था। विशाल म्यूटेंट चूहों के लिए वे प्यारे लग रहे थे, लेकिन अर्जुन दिल से बिल्लियों का शौकीन था और उसका मूड खराब था। उसने बाएं हाथ से अपना मोबाइल फोन पकड़ा और उस पर पहले से रिकॉर्ड किया हुआ संगीत बजाया, जो उसने इस मौके के लिए तैयार किया था। बिल्लियों की म्याऊं म्याऊं की भयानक आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी, जिससे चूहे चौंक गए और उनमें घबराहट फैल गई। वे तुरंत तितर बितर हो गए और सोफे के नीचे छिप गए। अर्जुन! मीना शर्मा नाश्ता बनाते हुए रसोई से चिल्लाई। बस करो! क्या? उसने मासूमियत से पूछा। चूहों ने अर्जुन की चाल समझकर उसकी तरफ देखा। बिल्लियों का संगीत सुनना मना नहीं है। मुझे तुम्हें बालकनी से नीचे फेंकने की भी मनाही नहीं है। यह सारा शोर शराबा क्या है? अरुण सिर्फ एक शर्ट और बॉक्सर पहने अपने बेडरूम से बाहर निकला। बिना कवच के वह अर्जुन को अपनी गुफा से निकलते हुए एक भूरे भालू जैसा लग रहा था। भीड़ के सिपाही ने सबसे पहले अपनी प्रेमिका को चूमा, फिर अपना कॉफी का कप लेकर बालकनी में कुरियर के साथ आ गया। कुछ नहीं, अर्जुन ने अपना मोबाइल फोन छिपाते हुए जवाब दिया। मीना शर्मा के चूहे अपने छिपने के ठिकानों से निकलकर उसकी पीठ के पीछे इकट्ठा हो गए और उसे घूरने लगे। 1 दर्जन चूहों को उस स्थिति में देखकर शायद कोई सामान्य व्यक्ति डर जाता, लेकिन कुरियर वाले ने बस उन्हें देखकर म्याऊं म्याऊं की। तुम नामुमकिन हो, अरुण ने जवाब दिया। उसकी आंखें झपक रही थीं और वह धीरे धीरे जाग रहा था। बालकनी के रैंप पर एक चूहा कूद गया। जिनोम उसके कानों के बीच खुजला रहा था। कैसा लग रहा है? सनकी रूप से आड़ू। अर्जुन? अरुण ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें सचमुच कैसा लग रहा है? क्या वह इसे छिपाने में इतना बुरा था? अर्जुन ने दूर गर्म होते सूरज की ओर देखा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। कुछ भी जैसे कुछ नहीं, अर्जुन ने आह भरते हुए कहा। मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। खैर, सटीक रूप से कहें तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी वर्षों की खोज का अंत दुखद रूप से हुआ हो। अर्जुन को एक सुखद पुनर्मिलन की उम्मीद थी जो सब कुछ बेहतर बना देगा, लेकिन उसे बस और आंसू और उदासी ही मिली। वर्षों तक खालीपन उसकी स्वाभाविक स्थिति थी, जब तक कि कृष के जीवित होने की खबर ने उसे एक नई दिशा नहीं दे दी। उसके अनंत अस्तित्व को आखिरकार एक उद्देश्य मिल गया, सिवाय इसके कि कृष अर्जुन को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था। अरे, वह तो उससे भी ज्यादा बर्बाद थी। लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई है, कुरियर वाले ने आशा से जवाब दिया। इसका मतलब बस यही है कि मुझे इस खालीपन को भरने के लिए
कुछ न कुछ तो ढूंढना ही होगा। चूहों वाला वो स्टंट भी कृष से ध्यान हटाने की एक कोशिश थी। बुरे मूड में उसे अव्यवस्था और मनमौजी मजाक से ध्यान भटकाने में मदद मिलती थी। उलझन उसे ऊर्जा देती थी, जबकि आत्मचिंतन उसे नीरस और बेचैन कर देता था। अरुण ने भी सूरज की रोशनी की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। मुझे माफ करना। किस बारे में? तुम्हारी लड़की के बारे में। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा। मुझे छोड़ा नहीं गया है, अर्जुन ने विरोध किया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से स्थिति को गलत समझा था। मुझे पता है कि अस्वीकार करना दर्दनाक होता है। जांबातों ने खुद को और गहराई में धकेलते हुए उसे दिलासा दिया। और यह ठीक भी है, ऐसा सबके साथ होता है। वह तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं थी, या शायद अब भी सही समय नहीं था। तुम अभी जवान हो, तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। खोखली बातों के लिए अरुण उन्हें प्रेरित दिखाने में कामयाब रहा, शायद इसलिए क्योंकि उसने ईमानदारी से उसे खुश करने की कोशिश की थी। सबसे बुरी बात यह है, अर्जुन ने अपनी हताशा को दबाने के बजाय उसे बाहर निकालते हुए कहा, वह दर्द में है और मुझे अभी तक नहीं पता कि उसकी मदद कैसे करूं। उसके शब्द अरुण पर गूंज रहे थे, जिसने बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल दिया, मानो मन ही मन अपने शब्दों का अभ्यास कर रहा हो। उसने चूहों की तरफ देखा और उन्हें भगाने को कहा। चूहों ने अर्जुन पर बदला लेने वाली चीख मारी और फिर रसोई की ओर चले गए। जानते हो, एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त और मैंने किसी को ओवरडोज लेते हुए पाया, एक बेघर औरत। चूहों के कान से बाहर आते ही अरुण बोला। उसकी आवाज भर्रा गई। अगर हम वहां ना होते तो वह मर जाती। अर्जुन उसकी आवाज में उमड़ते भावों को भांप गया और कुछ नहीं बोला। जाहिर है ये भाव दिल से निकल रहे थे। जब वह अस्पताल से बाहर आ गई तब भी मैंने उसे अपनी जिम्मेदारी समझा। मैंने उसे खुद को सुधारने में मदद करने की कोशिश की। यह मुश्किल था, सचमुच बहुत मुश्किल था। लत से उबरने, बुरी आदतों से निपटने और उसे नौकरी ढूंढने में महीनों लग गए। मेरे कई दोस्त उन्हें समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, कि वह निराश हो गई है। लेकिन वह निराश नहीं थी। सब ठीक हो गया। यह मुश्किल था, लेकिन वह ठीक हो गई। अर्जुन ने रसोईघर और मीना शर्मा की परछाई पर नजर डाली। अरुण ने कहा, लोगों को ठीक होने में समय लगता है, और मैंने जो सुना है उससे लगता है कि उस लड़की के जख्म काफी गहरे हैं। हार मत मानो और अपना सर्वश्रेष्ठ करो, लेकिन इसके लिए खुद को कोसना भी मत। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बाकियों से बात की, अरुण ने अपनी कॉफी निगलते हुए कहा, बिना अर्जुन की तरह उसका स्वाद लिए। और हम अगले गुरुवार को घर पर एक पार्टी रखेंगे, न्यू रोम में तुम्हारा स्वागत करने के लिए। ह्यू हेफनर पार्टी या एक दोस्ताना गृह प्रवेश पार्टी? केवल जीनोम, जिनमें से अधिकांश एकल हैं। तो फिर ह्यूग हेफनर, रुको, क्या तुम मुझे वेश्या बना दोगे? क्या मुझे अपने खून से किराया देना होगा? किराए की चिंता मत करो, वैसे पार्टी में जो कुछ भी होगा वो पार्टी में ही रहेगा। हो सकता है अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलें। अरुण जितना ज्यादा बोलता उतना ही शर्मिंदा होता। ऐसी चीजें जो ज्यादातर लोगों को चौंका देंगी। मुझे लगता है कि तुम काफी खुले विचारों वाले हो, लेकिन मुझे नहीं पता कितना। चूंकि जीनोम स्वाभाविक रूप से ज्यादातर बीमारियों, जिनमें यौन संचारित रोग भी शामिल हैं, के प्रति प्रतिरक्षित थे और उनकी दवाइयों की सीमा भी ऊंची थी, इसलिए अर्जुन को इस बात का पूरा अंदाजा था कि पार्टी का पतन कैसे होगा। अरे बिना अहंकार के, कुरियर मुस्कुराया, मैंने सब कुछ देख लिया है। ठीक है, बढ़िया। सोनाली या बिल्लियों को आने की इजाजत नहीं है, और तुम कल सुबह सफाई में मदद करना, अरुण ने दृढ़ता से कहा। और चाहे कुछ भी हो जाए, वैम्प को मत चोदना। तुम किसी के भी साथ संबंध बना सकते हो, किसी के भी साथ, लेकिन उसके साथ नहीं। रोमांस का वर्जित रास्ता मैं कैसे मना करूं? खुद को याद दिलाते रहो कि वो एक ऐसी सक्कुबस है जो अगर तुम उसकी बाहों में गिर गए तो तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। अरुण ने थोड़ी सी नापसंदगी के साथ कहा, वो हरे रंग का एक घटिया सा रंग है। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं है तो उसे आमंत्रित क्यों किया?
वह हिट स्क्वाड का हिस्सा है और जब उसे ग्रुप इवेंट्स में नहीं बुलाया जाता तो वह इसे दिल पर ले लेती है। यकीन मानिए, इस तरह ड्रामा कम होता है। और हीना, मीना शर्मा अपार्टमेंट के अंदर से चिल्लाई, उसे हीना के बारे में बताना मत भूलना। और हीना भी शुक्रिया जानू, अरुण ने अर्जुन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले जोर से कहा। वो किसी वजह से मेरे लिए वर्जित है, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर तुमने उस पर कोई हमला किया तो तुम मर जाओगे। अरुण को रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्या? नहीं, कुरियर वाले का मूड नहीं था। मुझे लगता है कि मैं मैच मेकिंग की कोशिश छोड़ दूंगा, अर्जुन ने रोमांस से ऊब कर कहा। मैंने काफी हुकअप्स किए हैं। सच में? अरुण ने अपनी हैरानी नहीं छिपाई। मैंने तुम्हें पार्टी करने वाला नहीं समझा था, या कम से कम उस तरह का तो नहीं। अर्जुन ने बताया, जिंदगी के एक मोड़ पर मेरा आदर्श वाक्य था, सब कुछ आजमाते रहो जब तक कि तुम्हें कोई आदर्श न मिल जाए। लेकिन उसके बाद यह सब नीरस और सतही हो गया। बस एक ही काम बार बार दोहराना रह गया। मुझे लगता है मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। इसके अलावा आप मुझे सच्चे प्यार के लिए लड़ने की वकालत क्यों कर रहे हैं और फिर मुझे किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा तुम अपनी दोस्त की समस्याओं में उसकी मदद करना मत छोड़ो, लेकिन अगर उसे कोई दिलचस्पी नहीं है तो इशारा समझो और कहीं और साथ ढूंढो। अरुण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, जो पिता के स्नेह भरे भावों से भरा था। मुझे पता है कि यह विश्वास की छलांग है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें उस पार्टी में कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हें खुश कर सके। मैं तुम्हारे लिए बस यही कामना करता हूं। अर्जुन अपार्टमेंट की ओर मुड़ा। मीना शर्मा। हां, उसने दोपहर का भोजन बनाने में व्यस्त होकर उत्तर दिया। अगर तुम इस आदमी से शादी नहीं करोगी तो मैं खुद कर लूंगी। मैं साझा नहीं करती, उसने भावशून्य स्वर में उत्तर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी वैसा ही है, अरुण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दोनों जीनोम अपने खाली कप सिंक में रखते हुए रसोई में लौट आए। तब तक मीना शर्मा ने अपने पति और अपने लिए एक बड़ा नाश्ता बना लिया था। हालांकि उन्होंने अर्जुन को एक लंच बॉक्स भी दिया। लो, उन्होंने कहा, दोपहर के लिए बिबिम्बाप है तो उम्मीद है तुम्हें चावल और सब्जियां पसंद आएंगी। कोई बात नहीं, मैं रेत लेने जा रहा था। ले लो, उसने जिद करते हुए लंच बॉक्स अर्जुन की बाहों में ठूंस दिया। वल्कन को पता है वह तुम्हें अपनी वर्कशॉप से तब तक बाहर नहीं जाने देगी जब तक वह तुम्हें पूरी तरह से न थका दे। हे भगवान, ये लोग इतने अच्छे थे कि मानो अत्याचार हो गया हो। वे उसे दया से मार रहे थे। लंच बॉक्स बगल में दबाए अर्जुन काम पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पहले प्रिया के बेडरूम के सामने रुक गया। स्लीपिंग ब्यूटी, कुरियर ने दस्तक दी। पुलिस है, उठो, सिर पर हाथ रखो। उसने दरवाजे के पीछे से कराहने की आवाज सुनी, साथ ही खाली बोतलों के जमीन पर गिरने की आवाज भी। क्या दोपहर के 3 बज चुके हैं? नहीं, तो फिर भाड़ में जाओ। जरा सोचिए, वह देर रात तक जागती रहती थी। शायद वह शाम की शिफ्ट में काम करती होगी। अपनी रॉय पोशाक पहनकर अर्जुन घर से बाहर निकला, लंच बॉक्स पिछली सीट पर रखा और फिर प्लाईमाउथ फ्यूरी कार चलाकर चला गया। इतनी सुबह भी न्यू रोम में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, जिससे कुरियर को युद्ध पूर्व युग के सबसे बुरे समय की याद आ गई। उपनगरों से निकलते ही उसने खुद को जाम में फंसा पाया। कुरियर ने खिड़कियां खोली और रेडियो चालू कर दिया, और जब उसे पिंक पैंथर का गाना मिला तो वह मन ही मन गाने लगा। टाडा 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 टाडा। हेनरी मैंसनी और उसकी आकर्षक धुन को कोसें। उसे एक खुशनुमा गीत की जरूरत थी, खासकर पिछली रात के बाद। पुनर्मिलन का भयावह अंत उसे पूरी शाम कचोटता रहा, क्योंकि वह कृष को उसकी समस्याओं से उभरने में मदद करने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उसे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला था, या कम से कम ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला जिससे हालात और बिगड़ न जाए। अर्जुन ने अपने अनुभवों के जरिए मानव स्वभाव की एक खास समझ हासिल कर ली थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अपने खोल में इतनी खोई हुई लग रही थी कि उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने से हालात और बिगड़ जाएंगे। उसे पहले दूसरों से संपर्क करना होगा, लेकिन अगर वह नहीं तो फिर कौन? अनाथ? यह कैसे हुआ?
उसकी मुख्य खोज एक आपदा में समाप्त हो गई थी और अर्जुन को नहीं पता था कि आगे क्या करना है। खैर, अब जब उसने अपना मुख्य लक्ष्य कुछ हद तक पूरा कर लिया था, तो कुरियर कोई नया चक्र शुरू करने के बजाय अतिरिक्त कार्यों में अपना समय लगा सकता था। उसने अलग अलग लोगों से वादा किया था कि वे मेटा को रस्ट टाउन से खदेड़ देंगे और सुमित की सुपर लैब को उड़ा देंगे, और कुरियर अपना वादा पूरा करेगा। हालांकि बाद में उसे पता नहीं था, क्रिश को ढूंढना ही उसके जीवन की प्रेरणा बन गया था। उसकी निरर्थक भटकन में एक सुखद विराम। अगर वह उसकी मदद नहीं कर सकता तो नहीं, वह खुद को इस तरह सोचने की इजाजत नहीं दे सकता था। इसका हल तो था ही, बस उसे समझने के लिए समय चाहिए था। मुड़ो मत। अर्जुन पीछे की सीट पर घूमा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हरा दानव बगीचे में है, उसने कहा। हरा दानव बगीचे में है। कोई जवाब नहीं। तुम्हें एक कोड बोलना चाहिए, अर्जुन ने सड़क की ओर देखते हुए जवाब दिया। अगर मैं कोई रूप बदलने वाला होता तो क्या होता? तुम अपना भेद खोल देते। सच कहूं तो असली काम तुम्हें पेशेवरों पर छोड़ देना चाहिए। संतरा मुर्गी घर में है। देखो, तुम सीख रहे हो। क्रिश, सभिनों से तुम्हारा मिलन कैसा रहा? मेढे ने पूछा, जो स्पष्ट रूप से पीछे बैठा था, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा था। कुरियर को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने पूरी सुबह इंतजार किया था, सिर्फ काम पर जाते समय अर्जुन को सरप्राइज देने के लिए। क्या तुम झांक रहे थे? अर्जुन ने आह भरी। कोई खास बात नहीं, पर मैंने इसे एक चैंपियन की तरह संभाला। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद मुझे नहीं बताया। राम ने सवाल को साफ साफ नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया। इससे मेरा तुम पर भरोसा और भी बढ़ गया है। क्या कोई वास्तविक कारण है जिसके लिए आप मुझसे मिलना चाहते हैं, या आप सिर्फ सिद्धांत के आधार पर लोगों को डराते हैं? आप चाहते थे कि मैं आपको मेटा गैंग के बारे में अपडेट रखूं, और आपको यह रिपोर्ट करना चाहिए कि आपके पक्ष में चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। क्या तुम्हें पहले से पता नहीं होना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। उसे पूरा यकीन था कि उस अदृश्य मूर्ख ने उस पर कड़ी निगरानी रखी है। मैं अंदर हूं। तुम सुमित में घुस आए हो, लेकिन संगठन के सही हिस्से में नहीं, शीशे वाले ने कहा। ड्रग विभाग का नेतृत्व बैकस करता है, वल्कन नहीं। किसी लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता अक्सर मोड़ों से होकर गुजरता है। अर्जुन ने अपनी उंगली उठाकर अपना ज्ञान बयां करते हुए जवाब दिया। कभी कभी आपको सही मौके का इंतजार करना चाहिए। तुम्हारी पार्टी पसंद आई? राम ने सोचा। मैं और इंतजार करूंगा, लेकिन बिना किसी सार्थक प्रगति के सौदा रद्द हो गया। अरे, एक घुसपैठिया होने के बावजूद वह छिपी हुई धमकियों के बारे में ज्यादा नहीं बोलता था। हमारे साइको दोस्तों का क्या हाल है? अर्जुन ने बात बदल दी। क्या तुमने कचरा साफ कर दिया? उनके पास एक सेंसर चेतावनी प्रणाली, या शायद एक दृष्टा है। राम ने आह भरी। जब भी मैं कबाड़ खाने के बहुत करीब जाता हूं, वे मेरे पीछे एक भारी हथियार भेज देते हैं। न तो अदृश्यता और न ही भेस काम आया। ठीक है, तो कोई गुप्त मिशन नहीं। और क्या? साइको शॉक। क्या तुमने उससे बात नहीं की? अर्जुन ने अपना पिछला संदेश याद करते हुए पूछा। हां, एक से ज्यादा बार। अर्जुन ने स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा। रीजनरेटर्स परेशान करने वाले होते हैं, है ना? हां। फिर उस अदृश्य मूर्ख ने बम गिराया, लेकिन नकल करने वालों जितना नहीं। अर्जुन 1 इंच भी नहीं हिला। मैंने उसे अनाथालय में पकड़ने की कोशिश की, राम ने बताया, लेकिन उसने कैदी बनने के बजाय खुद को मार डाला। नामुमकिन। एक साइको की लत जितनी ही मजबूत चीज होती है, वो है उसका जिंदा रहने का जज्बा। खासकर साइको शॉक जैसे बुजुर्ग जो 1 दशक से भी ज्यादा समय से जिंदा थे। जब तक तुमने कहा कि उन्होंने तुम्हारे पीछे भारी हथियार भेजे, अर्जुन ने अंदाजा लगाया। उसमें भी साई शॉक सहित, जिसके मूल अवशेष अभी भी मेरे पास हैं। मेढे का छज्जा कुछ देर के लिए दिखाई दिया, जिसमें भोर की रोशनी दिखाई दे रही थी। यह दृश्य तुम्हें किसी और की याद दिलाएगा। रक्त प्रवाह। क्रिश के पिता के पास एक बेहद घिनौनी क्लोनिंग शक्ति थी, जो जितनी भयानक थी उतनी ही प्रभावशाली भी। इसने उन्हें सालों तक लगभग अपराजेय बना दिया था, जब तक कि कार्निवल ने
उनके सभी हम शक्लों का पता नहीं लगा लिया और उन्हें नकल करने से नहीं रोक पाया। साइशॉक ने इसे क्रियान्वित होते देखा था। क्या इसने उन्हें प्रेरित किया होगा? अगर उसका डुप्लीकेशन ब्लड स्ट्रीम जैसा ही काम करता है? अर्जुन ने गाड़ी के पहिए पर हाथ कसते हुए कहा, मैं इसे निजी तौर पर लूंगा। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, राम ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ नया पता चले तो कृपया मुझे जरूर बताएं। या मैं टुकड़े पहुंचा दूंगा, अर्जुन ने जवाब दिया। और कुछ? बैकस उर्फ सिराज टॉर्क एक नीला है, राम ने समझाया। वह दूसरों को स्वप्न और मतिभ्रम से पागल कर सकता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि उसकी शक्ति का स्रोत क्या है। उसके खिलाफ सावधानी से कदम रखना। मुझे उसके व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि वह एक बहिष्कृत पादरी है। वह शायद ही कभी सुपरलैब से बाहर निकलता है और केवल वीर से मिलने के लिए ही आता है। अगर आप इस डिवीजन में शामिल होना चाहते हैं तो आपको किसी मध्यस्थ के जरिए उस तक पहुंचना होगा। वाह, एक नया चेन क्वेस्ट। मुझे लगता है मुझे इसके लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा। कोई जवाब नहीं। कुरियर वाले ने अपना सिर घुमाया, पीछे वाली सीट को हाथ से छुआ और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहां तक कि कॉलिंग कार्ड भी नहीं। इंतजार। उस कमीने ने लंच बॉक्स चुरा लिया था। वल्कन की कार्यशाला वेल्डिंग की आवाज से गूंज रही थी, जबकि अर्जुन एक कवच स्केच कुर्सी पर गधा और कार्यक्षेत्र पर पैर की समीक्षा कर रहा था। वल्कन के सहायक के रूप में अर्जुन का काम लक्ष्य अभ्यास जैसे रोमांचक काम से ज्यादा डेस्क वर्क निकला। वह उसे नए कवच बंदूकों या वाहनों के डिजाइन देती और फिर उसे उनकी समीक्षा और सुधार करने के लिए कहती। उसके रेखा चित्रों की जांच करते हुए कुरियर को एहसास हुआ कि वल्कन की जीनियस शक्ति शायद हथियार निर्माण थी। उसके सभी आविष्कार या तो आक्रामक थे या हथियारों के सहायक थे। जीनियस साइबर युद्ध कार्यक्रम भी बना सकता था, जैसे दूर से ही सेल फोन को विस्फोट करने में सक्षम वायरस। हालांकि इसने वल्कन को एक बेहद खतरनाक जीनियस बना दिया, लेकिन सिर्फ बंदूकों से कोई गाड़ी नहीं बनाई जा सकती थी। उसने अपने कवच के जोड़ों की कमजोरी को कभी ठीक नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शक्ति युद्ध से असंबंधित सैद्धांतिक रूप से नए समाधानों को स्वीकार करने से इनकार कर देती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वल्कन को एक जीनियस सहायक की सख्त जरूरत थी। वह बिना तिपाई वाली मिसाइल थी। तो मुझे यह बात साफ कर दो, वल्कन ने उसके कवच के दाहिने हाथ में एक नई टोप वेल्ड करते हुए पूछा। अंडर डाइवर, तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती और जहां भाटो ने तुम्हें डटे रहने का सुझाव दिया है? काफी हद तक, अर्जुन ने उसके स्केच पर नोट्स लिखते हुए जवाब दिया। उसे हमेशा से जीनियस टेक एक दिलचस्प बौद्धिक चुनौती लगती थी, इसीलिए उसने इसके अध्ययन में इतनी मेहनत की थी। ओह, और वह गुरुवार रात 1 पार्टी भी दे रहा है। अरे, अरुण को कुछ नहीं पता, जीनियस ने गुस्से से जवाब दिया। मुझे सफेद शूरवीरों से नफरत है और अंडर डाइवर को किसी की जरूरत नहीं है। उसे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। क्या तुम उस लड़की की असीम क्षमता का अंदाजा भी लगा सकते हो? वल्कन ने उसे बीच में ही टोक दिया। आजकल पृथ्वी का कम से कम 1/3 हिस्सा निर्जन है और वह आत्मनिर्भर आवास बना सकती है जो गहरे समुद्री दबाव को झेल सके। मैं हथियार बना रहा हूं, लेकिन वह भविष्य का निर्माण कर रही है। मैं उसकी तकनीक के बिना भी काम चला सकता हूं, हां, लेकिन मैं उसे जो पैसा भेजता हूं वह मानव जाति के लिए एक निवेश है। उसने वेल्डिंग करना बंद कर दिया, अपना औजार और लोहे का मास्क दूर रख दिया और अपने हाथ से पसीना पोंछ लिया। सफेद शूरवीरों, ये तो गला घोंट रहे हैं। उसने पानी की बोतल उठाकर घूंट भरते हुए कहा। ये मदद इसलिए नहीं करते कि ये अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि ये जरूरतमंद हैं। ये अत्याचारी हैं। तुम्हारी लड़की को आत्मविश्वास की जरूरत है और वो इसे सिर्फ अपनी ही बनाई हुई चीज बनाकर ही विकसित कर सकती है। इसलिए अगर तुम्हें वो कृष लड़की सचमुच पसंद है तो उसके रास्ते में मत आओ। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो मदद मत करो। यह बिल्कुल भी मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण जैसा नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है कि इस राय के पीछे कोई दिलचस्प कहानी है,
कुरियर वाले ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वाइवर्न श्वेत योद्धाओं में सबसे बुरी थी, सबको अपनी छाया में रखती थी। उसने जवाब दिया, जैसा कि अर्जुन ने अनुमान लगाया था। तुम्हें लगता है कि वह इसलिए हीरो है क्योंकि वह सचमुच न्याय में विश्वास करती है। यह सब अहंकार है, आत्मधार्मिकता। वह चाहती है कि बच्चे खुश हों, लोग उसकी ओर देखें बिना कठोर निर्णय लिए। अगर वह सचमुच चीजें बदलना चाहती तो वह बहुत पहले ही डायनामिक्स को छोड़ देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने आपके साथ व्यक्तिगत रूप से क्या किया? अर्जुन ने थोड़ा उलझन में पूछा। सुन नहीं रहे हो? उसने मुझे अपनी परछाई में रखा। जब हमने शुरुआत की थी, मैं दिमाग था और वो ताकत। मैंने जानकारी इकट्ठा की और योजनाएं बनाई। वो ताकतवर है, पर वो एक गधा है। दुनिया की सारी ताकत बेकार है अगर कोई उसे सही दिशा में इस्तेमाल न कर सके। जीनियस लगातार बड़बड़ाती रही, अपनी भड़ास निकालती रही। उसकी आवाज में कड़वाहट और गुस्सा था। उसकी उंगलियां अब खाली हो चुकी प्लास्टिक की बोतल को कुचल रही थीं। वाइवर्न मेरी वजह से मशहूर हुई, लेकिन वो हमेशा मैदान में ही रहती थी। वो हीरो जिसके बारे में सब बात करते थे। और जब हमने डायनेमिक्स के साथ डील की तो बात और बिगड़ गई। मैं उनके संसाधनों से अपने लिए एक सूट बनाना चाहती थी, अपना नाम कमाना चाहती थी। वाइवर्न की साथी बनने के बजाय उसकी पार्टनर बनना चाहती थी। लेकिन उन्होंने मुझे एक लैब में रखा, मेरी सारी योजनाओं पर रोक लगा दी। मैं कोई भी हथियार बना सकती थी, नील के हथियार जैसा, लेकिन राव के लिए मैं बस उनके सैनिकों के कवच बनाने वाली लड़की थी। तो फिर चलो एक बंदूक बनाते हैं। बंदूक? उसने भौहें चढ़ाईं। एक बहुत बड़ी बंदूक, अर्जुन ने कहा। एक लेजर गन जो चांद पर लोगो बना सकती है। मैं चांद पर लोगो क्यों बनाऊंगा? इसे कॉपीराइट करने के लिए। वल्कन ने उंगली उठाई, चुप रही, क्योंकि वह उसके वाक्य पर गहराई से विचार कर रही थी। और अंततः उसे एहसास हुआ कि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने तुम्हें तर्क से हरा दिया, अर्जुन ने खुशी से कहा। जवाब में वल्कन ने अपनी प्लास्टिक की बोतल उस पर फेंक दी। हालांकि उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह कुरियर की ओर बढ़ी और स्केच उठाकर उसके द्वारा जोड़े गए शब्दों पर गौर करने लगी। दिलचस्प विचार है, हालांकि बारिश में यह बेकार है, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। नीचे बाएं कोने में बत्तख क्यों बनी है? मैं आधे रास्ते में ही बोर हो गई। वह चाहती थी कि वह कवच के एक ऐसे मॉडल की समीक्षा करे जो पर्यावरण के साथ घुल मिल सके। अदृश्य लंचचोर ने अर्जुन को ऑप्टिक कैमरों का इस्तेमाल करके पहनने वाले के आसपास के वातावरण को रिकॉर्ड करने और फिर उसे सतह पर चित्रित करने का विचार दिया था। काम करते समय आप किसी भ्रम की स्थिति में नहीं पहुंचते, उसने कहा। जिज्ञासु जिज्ञासु। बहुत बढ़िया काम। अर्जुन के पीछे से एक आवाज आई। मुझे भी एक चाहिए। धन्यवाद, कुरियर ने नवागंतुक का स्वागत करने के लिए अपने कंधे के ऊपर से झांकते हुए कहा। एक जीनोम कमरे में घुस आया था, किसी तरह बिना दरवाजा खोले। वह एक लंबा चौड़ा दुबला पतला व्यक्ति था, जिसकी वेशभूषा अर्जुन को बिजूका जैसी लग रही थी। एक भयावह धातु की खोपड़ी वाले मुखौटे ने उसके चेहरे को और बाकी शरीर को एक काले हुड वाले लबादे से ढक रखा था। सबसे खास बात यह थी कि वह सज्जन व्यक्ति भी उस कुरियर की तरह ही हथियारों का शौकीन लग रहा था, जो बैंडोलियर पर बंदूकें और एक स्नाइपर राइफल लिए हुए था। छी, बिल्कुल भी नहीं डरे, उस आदमी ने शिकायत की। हालांकि अर्जुन को यकीन नहीं था। कि वो कोई आदमी है। खोपड़ी वाले मुखौटे ने आवाज को डिजिटल रूप से बदल दिया था, भले ही वो थोड़ी बहुत मर्दाना लग रही हो। तुम मजेदार नहीं हो। तुषार, इस नए लड़के को धमकाना बंद करो, स्पैरो ने कहा, जैसे ही प्लूटो का अंगरक्षक दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ। उसकी अनुपस्थित मालकिन की बजाय उसके पीछे कैंसिल और एक नया चेहरा था। माफ करना, रॉय, उसे लोगों को चौंका देने में मजा आता है। हाय अर्जुन। हाय नेहा। मीरा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ हाथ हिलाया। हाय मीरा। अर्जुन ने अभिवादन का उत्तर दिया, हालांकि उसने समूह में तीसरे व्यक्ति पर अधिक ध्यान दिया। वह उसकी उम्र की ही एक युवती थी और बेहद खूबसूरत। बेहद खूबसूरत नहीं, बल्कि एक बेहतरीन मॉडल जैसी।
भूरी आंखों वाली, सुनहरे बालों वाली, जिसके बाल कूल्हों तक आते थे, सांवली त्वचा और एकदम तराशा हुआ चेहरा। यह वीनस शायद किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। उसके चमकीले सफेद कपड़े और गहने भी न्यू रोमन फैशन के शिखर थे, ऐसी चीजें जो अर्जुन किसी अभिनेत्री से देखने की उम्मीद करता। बदकिस्मती से उसके व्यवहार से साफ जाहिर था कि उसका रूप रंग उसके सिर पर चढ़ गया था। वह इतने घमंड और आत्मविश्वास से चलती थी कि लगभग उबकाई आने लगती थी, लेकिन अर्जुन को उसकी सुंदरता की परवाह नहीं थी। उसे उसकी एक खास बिल्ली से समानता की चिंता थी। बदकिस्मती से उसने उसके इस उत्साहपूर्ण ध्यान को कुछ और ही समझ लिया। मैं जाह्नवी हूं, उस खूबसूरत लड़की ने अपना परिचय दिया। कुरियर वाले को तुरंत नाम याद आ गया, क्योंकि वह नानी की बहनों में से एक थी, दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत। अर्जुन हंसा। अगर तुम मुझसे मिले हो तो नहीं, तुम नहीं हो। ओह सच में? वह एक धातु की दीवार के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ कमर पर रख लिए। मुझे गोली मार दो। क्या आप निश्चित हैं? कुरियर ने पुष्टि के लिए पूछा। हां, मुझे गोली मार दो। ठीक है। अर्जुन तुरंत अपनी कुर्सी से उठा, अपने कोट से अपना डेजर्ट ईगल निकाला और फिर जोश से गोली चला दी। इस अचानक हुए इस इशारे से जाह्नवी के साथी चौंक गए। हालांकि उन्होंने बीच बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की। जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं, तो अर्जुन ने दोबारा लोड करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने बंदूक फेंक दी, अपने शस्त्रागार से एक और हथियार निकाला और गोलियां चला दी। जब उसकी मैगजीन खाली हो गई, तो नए हथियारों के साथ यह सिलसिला जारी रहा। ए मल्टी हार्ड बॉलर, ब्राउनिंग हाई पावर बेरेटा, 92 FS इनॉक्स स्वर्ण प्लेटेड बेरेटा, 92 FS इनॉक्स CZ 75 ग्लॉक 17 2, ग्लॉक 17L सिस्टमा कोल्ट मॉडेलो, 1927 स्टेकिन APS, क्योंकि रूसियों ने सबसे अच्छी बंदूकें बनाई। उसके बाद स्मिथ एंड वेसन मॉडल शिनिएट। तुषार ने बुदबुदाया, वह जिद्दी है। गोलियों की आवाज के कारण अर्जुन उसे सुन नहीं पाया। ये तो बहुत सारे हथियार हैं, स्पैरो ने कहा। उसे जगह कहां से मिलती है? जिंदगी में बस यही एक बात पक्की है कि जब मौत आएगी तो तुम्हारे पास बंदूकें कभी कम नहीं पड़ेंगी, अर्जुन चिल्लाया। उसके दस्तानों में बारूद की धुआं उठ रही थी। तभी बख्तरबंद गार्ड वर्कशॉप में दाखिल हुए, शायद गोलीबारी की आशंका में। उन्होंने घटनास्थल को देखा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और समय थम गया। जब समय फिर से शुरू हुआ तो गार्डों ने पाया कि उनकी सब मशीन गन गायब थीं और कुरियर दोनों को लेकर जाह्नवी पर गोलियां चला रहा था। वल्कन ने भ्रमित गार्डों की ओर हाथ उठाया, जो समझदारी से उलझन और शर्मिंदगी के साथ अपनी पोस्ट पर लौट आए। 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी के बाद जब उसके पास छोटे हथियार खत्म हो गए, तो अर्जुन ने शॉटगन का सहारा लिया और मॉडल पर रेमिंगटन मॉडल आर्टरसीन तम्पे से बमबारी की। फिर उसने अपनी कॉयल गन को अपग्रेड किया और अंत में अपने पास मौजूद लगभग हर चाकू को फेंक दिया। उसके पास केवल 2 आश्चर्य बचे थे। अर्जुन रुक गया, क्योंकि उसका पहला हथियार उसके हाथ में नहीं आया था। अरे, मेरा अणुबम कहां गया? मैंने इसे तब लिया था जब तुम शूटिंग में व्यस्त थीं। वल्कन ने अपने हाथ में धातु का गोला उठाते हुए कहा, मुझे पता था कि बात यहीं तक पहुंचेगी। वापस दे दो, रॉय ने बच्चों की तरह विनती की, लेकिन वल्कन ने बम को उसकी पहुंच से दूर रखा। वापस दे दो। अभी तक प्रभावित हुए? अर्जुन ने जाह्नवी की तरफ देखा, जो बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी, जबकि उसके पीछे की दीवार स्विस चीज में बदल गई थी। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी, एक भी नहीं, और वह केवल 3 कदम की दूरी पर था, बिल्कुल नजदीक से गोली चला रहा था। हे भगवान, अब अर्जुन को स्टार्स वॉर्स में स्टॉर्म ट्रूपर जैसा महसूस हो रहा था। यह तो पल्प फिक्शन स्तर की दैवीय कृपा है, कुरियर ने स्वीकार किया। हालांकि युवती ने एक ऐसी आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उत्तर दिया जो कुरियर ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पास एक गुप्त तकनीक है। अर्जुन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल छोड़कर अपने भरोसेमंद चाकू का सहारा लेते हुए कहा, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हारी उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी। हालांकि मुझे तुम्हें आगाह करना होगा, कोई भी इसका सामना नहीं कर पाया। उसने चुपचाप उसे इसे लाने के लिए कहा। ठीक है, उसने इसके लिए पूछा। दुनिया। समय रुक गया।
कार्यशाला बैंगनी हो गई। अर्जुन ने जल्दी से कैंसिल की तरफ देखा, जो बाकियों की तरह समय में जमी हुई थी। जैसा कि उसे अंदाजा था, उसकी नकारात्मक शक्ति कोई स्वचालित बचाव नहीं देती थी। उसे बार बार चालू और बंद करना पड़ता था। जानकर अच्छा लगा। अर्जुन ने वह जानकारी बाद के लिए याद कर ली। उसने जाह्नवी की ओर 3 कदम बढ़ाए, यह सोचकर कि उसकी बेतुकी किस्मत से वह फिसल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी ताकत से ज्यादा थी। कुरियर ने थोड़ी देर सोचा कि उसे कहां मारना चाहिए। उसे हल्का सा जख्म देने में हिचकिचाहट हुई, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा क्रूर लग रहा था। इसके बजाय जब अमेरिंडियन लोग अपने शिकारों की खोपड़ी को ट्रॉफी के रूप में उतारते थे, तो वह अपने तेज चाकू से उसके सुनहरे बालों को कंधे तक काट देता था तथा बाकी बाल अपने पास रख लेता था। जावारुडो हेयर ड्रेसर स्टाइल। वह भाग्यशाली हो सकती है, लेकिन इस ठहरे हुए समय की दुनिया में कुरियर का कोई सानी नहीं था। तो कि वो तुम्हारे, अर्जुन ने जापानी भाषा में कहा और अपनी शक्ति समाप्त होने से पहले सही समय पर अपने मूल स्थान पर वापस लौट आया। जब घड़ी फिर घूमी तो जाह्नवी ने डर और आश्चर्य से एक भयानक चीख मारी, जिसकी तीव्रता से अर्जुन चौंक गया। मीरा ने जरा भी नहीं हिचकिचाया। तुषार ने शांत संतुष्टि के साथ अपने साथी के बालों की ओर देखा और वल्कन ने उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें बस एक खूबसूरत कुरियर पर थीं। तुमने मेरे बाल काटे! जाह्नवी ने विरोध किया। उसका अहंकार सदमे में बदल गया। तुमने मेरे बाल काटे! क्या उसकी स्टाइलिस्ट शायद हर महीने ऐसा करती होगी, और उस औरत ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे चाकू मार दिया गया हो। तुमने ही तो कहा था। उसने कटे हुए बालों को अपने कोट के अंदर रखते हुए जवाब दिया। अब मैं तुम्हारे बालों को युद्ध की ट्रॉफी की तरह रखूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने बड़े गुस्से से जवाब दिया। क्या तुम्हें जरा भी इज्जत नहीं है? मैडम, मैं सच्ची समानता में विश्वास करता हूं, अर्जुन ने घोषणा की। लिंग, धर्म, जाति की समानता, सभी को बिना किसी भेदभाव के कष्ट सहना होगा। मुझ में कोई शिष्टाचार नहीं, कोई संकोच नहीं, बुजुर्गों के प्रति कोई सम्मान नहीं, और मैं पूरी तरह से रंगभेदी हूं। चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करें, कोई भी मदद नहीं करेगा। सुंदर हो या कुरूप, मैं बिना किसी राहत के कष्ट सहूंगा। जाह्नवी ने उनके सभ्य दृष्टिकोण को साझा नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने अनुमान लगाया कि समय से आगे रहने वालों का यही हाल होता है। मूर्ति मीरा, जाह्नवी ने दांत भींचे। कुछ तो बोलो। तुम्हें यही करना चाहिए, तुषार ने बेरुखी से कहा। तुमने बेचारे तुषार का हर बार मजाक उड़ाया था, क्योंकि वो तुम्हें मार नहीं सकता था। अब इतना घमंड नहीं। रुको, क्या यह पहली बार है जब कोई उसे घायल करने में कामयाब हुआ है? वल्कन ने उत्सुकता से पूछा। मीरा ने हमेशा प्रसन्न चित्त भाव से उत्तर दिया। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग अपने साथियों पर कभी नहीं करती। अर्जुन ने सोचा कि उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण से सकारात्मक रूप से डरावना हो गया है। अरे, मुझे ऐसे मत देखो, कुरियर वाले ने उस रोने वाले से कहा, जो उसे घूरता रहा। अगर कुछ है तो मैं ही पीड़ित हूं। तुम? उसकी तीखी नजर एक उलझन भरे चेहरे में बदल गई। हां, मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, और बदले में मुझे सिर्फ कृतज्ञता ही मिलती है। सच में मुझे नहीं लगता कि हम कभी दोस्त बन पाएंगे। जाह्नवी बस उसे देखती रही, कोई सुसंगत उत्तर देने में असमर्थ रही। ठीक है, अब बहुत हो गई बकवास। वल्कन ने सबका ध्यान खींचने के लिए ताली बजाई। रॉय, ये हैं किलर 7, हमारे संगठन का हिट स्क्वाड। अर्जुन ने भावशून्य स्वर में कहा। मैं गणित में बुरा हूं, क्योंकि मैं केवल 4 ही गिन सकता हूं। वैम्प और नाइट टेरर के साथ हम 6 हैं, स्पैरो ने जवाब दिया। पहला सीधे युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है, और दूसरे की शक्ति केवल अंधेरे में ही काम करती है। रुको रुको, अर्जुन ने तुरंत जरूरी सवाल पूछा। तुम सिर्फ 6 साल के हो तो खुद को किलर 7 क्यों कहते हो? तुषार ने जवाब दिया। जब बॉस प्लूटो हमारा नेतृत्व करती थीं, तब हमने 7 लोगों से शुरुआत की थी, हर रंग के लिए एक। लेकिन चूंकि आजकल वह ज्यादातर एडमिन का काम करती हैं, इसलिए हम टर्नओवर के हिसाब से 4 से 6 सदस्यों के बीच घूमते रहते हैं। हालांकि नाम ही चल गया। किलर 7 किलर 6 से ज्यादा आकर्षक है, जानते हो? स्पैरो ने बताया।
सिर्फ तुषार और मैं ही मूल लाइनअप से बाहर रह गए। हम दोनों का रंग अलग था। सेट पूरा करने के लिए हमें एक वायलेट की जरूरत होगी। मीरा ने अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। शामिल होना चाहोगे? मैं उस प्रस्ताव को वीटो करती हूं, जानवी ने तुरंत कहा। मैं भी, तुषार ने कंधे उचकाते हुए कहा। यह नया मांस है, लेकिन हमारे पास इंद्रधनुष को पूरा करने के लिए बैंगनी फूल नहीं है, कैंसल ने शिकायत की। मीरा, तुम किसी अप्रमाणित रंगरूट को नहीं बुला सकती, स्पैरो ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। कोई निजी बात नहीं रॉय, हमारे मिशन सबसे संवेदनशील हैं, इसलिए हम केवल उन्हीं जीनोम्स का स्वागत करते हैं जिनका हमारे संगठन के प्रति वफादारी का लंबा इतिहास रहा हो, शायद कुछ सालों में। मेरे लड़कों का शिकार मत करो, वल्कन ने इस विचार को खारिज कर दिया। माफ करना, पर मैं नाम की बात से आगे नहीं बढ़ पा रहा, अर्जुन ने कहा। मतलब, अगर आप किसी एक विषय पर प्रतिबद्ध नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कोई और विषय ढूंढ लेना चाहिए। क्या अब आप मुझे बताएंगे कि स्पैरो के सुपरविलेन नाम का उसकी महाशक्ति से कोई लेना देना नहीं है? गौरैया ने बनावटी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अर्जुन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं है? वह लेजर चलाती है, तुषार ने कहा। कुछ कुछ। मुझे गौरैया बहुत प्यारी लगती हैं, जीनोम ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। ये मेरे पसंदीदा जानवर हैं और नाम तो लिया ही नहीं गया। तुम लोगों को क्या हो गया है? अर्जुन ने निराश होकर शिकायत की। परंपरा और उचित ब्रांडिंग का कोई सम्मान नहीं। मैं तुम्हें एक ब्रांड दूंगी, तुम पागल हो, जाह्नवी ने बुदबुदाते हुए कहा। वह अभी भी अपमान से उबर रही थी। बहुत हो गई बातें, वल्कन ने कहा, इस मजाक से परेशान होकर। मैंने आज तुम्हें मेटा गैंग पर हमला करने के लिए इकट्ठा किया है। हम उन्हें रस्ट टाउन से खदेड़ देंगे, चाहे हमें उनसे शहर दर शहर लड़ना पड़े। अब समय आ गया है, तुषार ने हंसते हुए कहा। हो सकता है अर्जुन इस लूप में अपने ज्यादातर लक्ष्य पूरे कर ले। क्या कृष के साथ हुए विनाशकारी पुनर्मिलन के बाद यह सिलसिला आखिरकार बेहतर हो पाएगा? हमारे कवच का क्या होगा? स्पैरो ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। मैंने तुम सबके लिए अलग अलग डिजाइन तैयार किए हैं, वल्कन ने अर्जुन की तरफ देखा। एक अपवाद के साथ, मैं नहीं मानूंगा। सच कहूं तो हालांकि अर्जुन कवच के महत्व को समझता था, लेकिन रक्षा की बजाय गतिशीलता को ज्यादा महत्व देता था, क्योंकि उसकी शक्ति के कारण मृत्यु कोई मुद्दा नहीं थी। जहां तक गुप्त संस्करणों की बात है, तो अगर वह नहीं चाहता था कि उसे देखा जाए तो वह चमकीले रंगों के कपड़े नहीं पहनता था। क्या वह भी जो आपकी शक्ति को बढ़ा दे? अर्जुन ने जीनियस की ओर आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम नहीं कर सकते। नील अपनी शक्तियां बढ़ा सकता था, उसने चिढ़कर जवाब दिया। इसी तरह उसने अपने कुछ जीवित अनुयायियों को भर्ती किया था। हां नील, इसमें वल्कन के बारे में कुछ ऐसा लिखा था कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर जीनियस से तुलना को एक चुनौती के रूप में लिया। मैं ऐसा कवच बना सकती हूं जो उपयोगकर्ता की शक्ति को बढ़ा दे। हालांकि मुझे इसका गहन अध्ययन करना होगा। मैं हमारे फायरमैन डिवीजन के लिए ऐसा करने में कामयाब रही, स्पैरो ने कहा। उन्होंने फायर ब्रांड नॉकोनफ एलिक्सिर लिया, जो पायरोकिनेसिस देता है। आपने शायद न्यू रोम में एक देखा होगा। वे बहुत लोकप्रिय हैं। शायद उसने एक्स्ट्रा पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें कितनी मार्क क्षमता मिली? वे अंगारे फेंकने से आग के गोले बन गए। वल्कन ने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखते हुए शेखी बघारी। अब सोचो तुम्हारी शक्ति क्या क्या कर सकती है। यह एक जाल था। अर्जुन ने उसी क्षण यह भांप लिया था जब प्लूटो ने अरुण के घर पर उससे पूछताछ की थी। उसकी शक्ति ने वल्कन को अस्वस्थ स्तर तक मोहित कर लिया था, शायद इसलिए क्योंकि उसे शक था कि वह उसकी विशिष्टताओं के बारे में झूठ बोलता है। यह तो बस उसकी सतर्कता कम करने का एक बहाना था ताकि वह जानकारी इकट्ठा कर सके। और अभी तक अर्जुन ने अपनी शक्ति को निखारने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया था, और वह जानता था कि उसने अभी तक इसकी पूरी क्षमता का दोहन नहीं किया है। अगर वह अपनी शक्ति बढ़ा पाता, कई सेव पॉइंट बना पाता, या अपने वर्तमान सेव पॉइंट को अतीत में और पीछे ले जा पाता, मैं इसके बारे में सोचूंगा। अर्जुन को लगता था कि उसका जीवन एक रोल प्लेइंग गेम है।
सबको मार डालो, एक नशेड़ी छत से चिल्लाया। अर्जुन की कार पर सब मशीन गन से वार करते हुए गोलियां सुरक्षा कवच को भेद नहीं पा रही थीं। कुरियर को हर तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सबको मार डालो। लेकिन कहीं न कहीं यह एफपीएस में बदल गया था। अपनी कार के पीछे छुपकर दाहिने कान में ईयर प्लग लगाए अर्जुन ने प्लायमाउथ फ्यूरी के रंग रोगन का शोक मनाते हुए अपनी पिस्तौल फिर से लौट की। उसके बगल में जानवी एक हाथ से पिस्तौल से कंधे के ऊपर से गोली चला रही थी और दूसरे हाथ से फोन पर मैसेज कर रही थी। उसने निशाना भी नहीं लगाया था और उसकी गोलियां हमेशा सिर में ही लगती थीं। कम से कम उसने अपनी सुरक्षा के लिए सफेद सुव्यवस्थित कवच पहन रखा था। सचमुच एक खराब बाल कटाने से अचानक दुनिया सुरक्षित नहीं रह गई। कुल मिलाकर 12 लोग, जिनमें अर्जुन और जानवी भी शामिल थे, आधा दर्जन कारों और एसयूवी की आड़ में छिपे थे। ज्यादातर दंगारोधी पोशाक पहने और शक्तिशाली आग्नेयास्त्र लिए हुए गुर्गे थे, एक अपवाद को छोड़कर। एक महिला जो भारी लाल गद्देदार उन्नत कवच पहने हुए थी, जिसकी डिजाइन अर्जुन को स्टीम पंक कॉमिक्स की याद दिला रही थी। जीनोम ने फायर ब्रांड की नकल वाला अमृत पी लिया था और जैसा कि वल्कन ने वादा किया था, उसके कवच ने उसकी पायरोकिनेसिस को बढ़ा दिया था। कभी कभी वह अपने कवच के ऊपर से दुश्मन पर कार के आकार का आग का गोला फेंकती थी। क्या आप जानते हैं कि लड़ते समय टेक्सटिंग करना गोली लगने का पहला कारण है? अर्जुन ने जानवी से पूछा, जब उसकी कार की एक खिड़की 20 मिमी की गोली से टूट गई। मैं अपने भाई को मैसेज कर रही हूं, उसने टालते हुए जवाब दिया। लड़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। खुशकिस्मत जीनोम ने खुद को बचाने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि स्नाइपर्स उसके सिर पर साफ निशाना साध रहे थे। फिर भी अब तक हर गोली उसके हेलमेट से बाल बाल बचकर निकल गई थी। रोहन परमाणु बिल्ली,